नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो एनएन न्यूज। एनएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की 10 बड़ी खबरें इस वीडियो में बताने वाले हैं। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सोनों की कीमतों में आया तेजी से उतार चढ़ाव। इन्वेस्टर, ज्वेलरी खरीदने वालों और आम लोगों को सभी को इससे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आज के कारोबारी सत्र में भारत में सोने की कीमतों ने हलचल मचा दिया है। वैश्विक बाजार में कमजोरी के बाद फिर से रिकवरी देखी जा रही है। डॉलर की चाल में बदलाव आ चुका है और MCX पर सोने के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसी वजह से भारतीय बाजार में भी सोने के रेट असंतुलित है। कभी डॉलर मजबूत होता है तो कभी सोना गिर जाता है। कभी अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है तो सोना तेजी से बढ़ जाता है। सोने की कीमतें अब पूरी तरह से ग्लोबल जो संकेत है उन पर निर्भर हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसे तय कर पाता है वो भारत का गोल्ड रेट। असल में भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में से एक है और भारत में सोने की कीमत होती है डॉलर की कीमत पर, रुपए की स्थिति कैसी है उस पर, आयात शुल्क कैसा है उस पर, टैक्स और ज्वेलरी डिमांड उस पर, अंतर्राष्ट्रीय जो गोल्ड है उसके कीमतों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तभी महंगा होता है जब इन सभी चीजों में खलबली मचती है। भारत में भी सोना महंगा हो जाता है अगर डॉलर मजबूत हो जाता है तो, और भारत में सोना महंगा हो जाता है तो भारत सोना डॉलर में खरीदता है। और सोनों की कीमत का सबसे बड़ा फैक्टर होता है अमेरिका डॉलर। अमेरिकी जो डॉलर है, जब डॉलर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोना सस्ता हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत को सोना महंगा मिलता है क्योंकि रुपए की कमजोरी से आयात लागत बढ़ जाती है। डॉलर की मजबूती के कारण वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर सोने की कीमतों पर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। सोना हमेशा एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दुनिया में जब आर्थिक संकट आता है, कोई राजनीतिक तनाव चलता है, कोई युद्ध चलता है, ऐसे कुछ संकट आते हैं तो इन्वेस्टर शेयर बाजार से पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। मध्य पूर्व में काफी ज्यादा तनाव चल रहा है। इस समय ग्लोबल टेंशन बनी हुई है और आर्थिक असंतुलनता बनी हुई है। इसके कारण सोने की कीमत में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। भारत में सोने की कीमत केवल इंटरनेशनल बाजार पर ही नहीं बल्कि शादी विवाह का सीजन, त्योहारों का सीजन और जो गांवों में सोने की मांग है उसको और इन्वेस्टर्स की मांग को लेकर सोने की कीमतें तय की जाती है। भारत में दिवाली और शादी का सीजन और अक्षय तृतीया जो त्योहार आता है, इन दिनों सोने की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है और सोने की कीमतें काफी ऊपर हो जाती है। इन्वेस्टर्स का जो पूरा रुख है वो इस समय ETF, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड में जा रहा है और वो इसी को ज्यादा खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है गोल्ड ETFs में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सोनों की जो कीमत है उनको सपोर्ट मिल रहा है और इन्वेस्टर्स अभी भी सोने को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट मान चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्या अभी सोना खरीदना आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। शादी के लिए खरीद रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो अभी खरीदना आपके लिए बिल्कुल ठीक हो सकता है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है अगर वो करना चाहते हो तो थोड़ा आपको इंतजार करना बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। अभी बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। मध्य पूर्व में जो चल रहा है तनाव, उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर में मध्य पूर्व में तनाव की शुरुआत कैसे होती है। अभी पिछले महीने एकदम से हालात बिगड़ते हैं। 28 फरवरी 2026 के बाद से अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ एक मिसाइल अटैक किया जाता है, ड्रोन अटैक किया जाता है, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन अटैक से अपने हमले जो उनको इल्जाम दिया था। गल्फ क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई इसके बाद और कई देशों ने अपनी सेना पर अलर्ट जारी कर दिया और कई जगह नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। स्थिति धीरे धीरे रीजनल टेंशन से ग्लोबल क्राइसिस की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच विवाद की वजह अगर है तो वो है इन तीनों देशों के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम का विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी जो है उसे विकसित कर रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल रखा जा रहा है। रीजनल इन्फ्लुएंस की लड़ाई चल रही है। मध्य पूर्व में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की होड़ चल रही है। ईरान चाहता है एक रीजनल डोमिनेंस, अमेरिका चाहता है एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इजराइल चाहता है एक सिक्योरिटी कंट्रोल। यानी सिर्फ सैन्य विवाद नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल भी इसमें शामिल है। एक है प्रॉक्सी ग्रुप्स। मध्य पूर्व में कई आर्म्ड ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग देशों का समर्थन मिलता रहता है। इनकी वजह से ही ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी घटनाएं शामिल हुई हैं इसी युद्ध में। ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, डिप्लोमेटिक प्रपोजल्स और अमेरिका द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव को ईरान ने अनरीजनेबल बताया और बातचीत करने से बिल्कुल मना कर दिया।
और कई जो गल्फ के देश हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ देशों ने इसे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं इस समय। ऑयल मार्केट पर, ऑयल सप्लाई चेन पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े ऑयल सप्लाई क्षेत्रों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लगभग 20% तेल यहाँ से सप्लाई किया जाता है। यहाँ डिसरप्शन होता है तो क्रूड ऑयल जो होता है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमत तेजी से बढ़ेंगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी काफी ज्यादा प्रभावित होगी। और एस्केलेशन के बाद तेल की कीमतें एकदम से तेजी से बढ़ेंगी। और क्योंकि यहाँ पे शिपिंग जो रूट्स है वो इसी क्षेत्र में है, यानी जो समुद्री मार्ग हैं जहाँ से तेल गुजरता है, जहाँ से जहाज गुजरते हैं, वो इसी रास्ते में, उन पर भी खतरा बना हुआ है। भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। भारत मध्य पूर्व से एक बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे युद्ध और बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और ऑयल की कीमतें बढ़ने से फ्यूल प्राइस, यानी कि जो आप पेट्रोल डीजल खरीदते हो, उसकी कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट, परिवहन की कीमतें बढ़ जाएंगी। खाने की पीने की जो चीज़ है उन पर कीमतें बढ़ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हो वो भी, उनके भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एलपीजी की सप्लाई है, एलपीजी पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। मध्य पूर्व में जो एक तनाव चल रहा है, भारत में एलपीजी सप्लाई पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और पूरा ग्लोबल सिक्योरिटी पर पूरा खतरा बना हुआ है। मिलिट्री अलायंसेस सभी ज़्यादा जो मतलब मिलिट्री के जो संगठन है वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल जो जहाज हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजी रास्ते, अंतर्राष्ट्रीय जहाज है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लाखों लोग डिस्प्लेसमेंट का सामना कर पा रहे हैं और जो राहत ऑपरेशन है उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा इस समय बनी हुई है। आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसमें हो ये भी सकता है कि अगर बातचीत हो जाती है तो ये युद्ध खत्म हो सकता है और एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि एक जो मध्य पूर्व में ये युद्ध चल रहा है, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर पे इसका असर पड़ रहा है। और इसमें अगर और भी देश शामिल हो जाते तो ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस का खतरा पूरी तरीके से बन जाएगा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है और वो एक सिर्फ और सिर्फ उनका क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। महंगाई का पर असर पड़ रहा है, व्यापार पर असर पड़ रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी की चिंता बढ़ गई है और तेल की कीमतों की चिंता बढ़ गई है। इस क्राइसिस, ये जो क्राइसिस है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पे डिप्लोमेसी अगर काम करती है तो युद्ध कम होने का आसार लगाए जा रहे हैं। रुख करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर का। आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स आज सुबह का ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल मतलब बंद है क्योंकि पूरे देश में आज श्री रामनवमी का त्योहार है। एमसीएक्स पूरी तरह बंद नहीं है बल्कि केवल मॉर्निंग सेशन उसका बंद है। शाम 5 बजे से ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। एमसीएक्स में मॉर्निंग सेशन क्यों बंद हुआ है? क्या इससे ट्रेडर को नुकसान होता है? सोना, चांदी और क्रूड ऑयल ट्रेडिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन्वेस्टर्स को इसे हॉलीडे सेशन में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एमसीएक्स है क्या। एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, सीडीई, जहां ट्रेडिंग होती है सिल्वर में, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल में, गोल्ड में, नेचुरल गैस, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, एग्रो कमोडिटीज। यहाँ लाखों ट्रेडर्स रोजाना ट्रेडिंग करते हैं और एमसीएक्स का ट्रेडिंग सेशन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है और इसका असर पूरे कमोडिटी मार्केट पर दिख रहा है। आज का मॉर्निंग सेशन बंद होने की वजह यही है कि श्री रामनवमी है और एमसीएक्स के ऑफिशियल हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग बंद रहेगी। शाम 5 बजे से 11:30 बजे तक रात ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पे पार्शियल ट्रेडिंग हॉलीडे यानी मार्केट पूरी तरीके से बंद नहीं रहेगा बल्कि केवल एक सेशन बंद रहने वाला है। मॉर्निंग सेशन बंद होने का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा तो सिल्वर ट्रेडिंग पर, गोल्ड ट्रेडिंग पर, नेचुरल गैस ट्रेडिंग पर, क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स पर। और इंटरनेशनल मार्केट जो सिग्नल्स हैं वो यहीं से आते हैं और उसी के आधार पर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन लेते हैं। मॉर्निंग सेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद अगर होता है तो ट्रेडर्स ग्लोबल मूवमेंट पर तुरंत रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं और वॉलेटिलिटी शाम के सेशन में ज्यादा देखने को मिलेगी। कमोडिटी मार्केट की पूरी तरह ग्लोबल सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता है। यूएस मार्केट मूवमेंट, डॉलर इंडेक्स, जियो पॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल सप्लाई। जब मॉर्निंग सेशन बंद होता है तो ट्रेडर्स इंटरनेशनल मूवमेंट पर इमीडिएट रिएक्शन नहीं दे पाते। इसका असर इवनिंग सेशन में गैप ओपनिंग के बाद दिखता है।
और जब मॉर्निंग सेशन बंद रहता है तो इवनिंग सेशन क्यों खुला रहता है, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट अलाइनमेंट, ये इवनिंग सेशन का समय होता है, रात के सेशन का समय होता है। यूएस और यूरोपियन मार्केट के साथ ओवरलैप यहाँ पे किया जाता है और गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग इवनिंग जो रात का जो सेशन है उसमें ही ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। गोल्ड और सिल्वर पर ट्रेडर का असर कैसे पड़ेगा? आज का दिन और दिनों से थोड़ा अलग है क्योंकि मॉर्निंग का जो सेशन है, जो सुबह का सेशन, वो पूरी तरीके से बंद है। ट्रेडर्स को ग्लोबल फ्यूज का इंतजार करना पड़ेगा, ओवरनाइट पोजीशन एडजस्ट उनको करनी पड़ेगी और ट्रेडिंग प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। और जब रात का सेशन खुल जाएगा तो ट्रेडिंग एक्टिविटी फिर से वही नॉर्मल हो जाएगी। कच्चे तेल जो है वो ट्रेडर्स के लिए, जो रात का सेशन है उसमें कच्चे तेल को जो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से सीधी जुड़ी हुई हैं, जब रात का सेशन खुलेगा तो ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी एक रिलीफ की खबर सामने आ सकती है। एमसीएक्स में फुल हॉलीडे की जगह पार्शियल हॉलीडे आज क्यों है? असल में कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट से अलग तरीके से कुछ ऑपरेट की जाती है क्योंकि जो कमोडिटी प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े होते हैं और कुछ हॉलीडेज पर मॉर्निंग सेशन बंद रहता है मगर इवनिंग सेशन पूरी तरीके से खुला रहता है। ये सिर्फ एमसीएक्स नहीं बल्कि इक्विटी मार्केट को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। भारत के जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है आज वो बंद रहेंगे और वो इसलिए बंद रहेंगे क्योंकि श्री राम नवमी नेशनल ट्रेडिंग हॉलीडे के रूप में यहाँ पे आज हॉलीडे रहेगा और एनएससी और बीएससी में ट्रेडिंग अभी नहीं हो रही है। ऐसे ट्रेडिंग हॉलीडेज में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हॉलीडे कैलेंडर पहले से चेक करना चाहिए आपको, ग्लोबल मार्केट सिग्नल मॉनिटर करने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ओवरनाइट एक्सपोजर आपको कम रखना है और पार्शियल हॉलीडे ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग से अलग बिहेवियर, अलग उसका जो रुख है वो देखा जाता है। आज श्री रामनवमी के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा। इवनिंग सेशन खुलने से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। पार्शियल हॉलीडेज कमोडिटी मार्केट की एक खास बात है और ट्रेडर्स को हमेशा इनके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो दर्शकों, रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर का। आप अगर टीचर बनना चाहते तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट OTET 2026 के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया वो 26 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। परीक्षा मई 2026 के तीसरे सप्ताह के आसपास आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। ये परीक्षा उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो उड़ीसा के सरकारी और एडेड स्कूलों में शिक्षक यानी कि टीचर बनना चाहते हैं। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि OTET 2026 में जो है ये क्या है और क्या इसका काम रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। OTT यानी उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो टीचर्स की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी तय करता है। इस परीक्षा को जो आयोजित करता है उसको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा BSEO इसे आयोजित कर रहा है। ये परीक्षा पास करने के बाद आप प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर के पदों को आपके मार्क्स के हिसाब से एलिजिबल कर दिया जाएगा। मगर OTET पास करना जॉब की गारंटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जॉब एलिजिबिलिटी देता है। और जो इसकी डेट्स हैं, इंपोर्टेंट डेट्स, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका आवेदन है वो पूरी आज 26 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आपको दे दिया जाएगा और मई 2026 के तीसरे सप्ताह में परीक्षा संभावित हो पाएंगी। रिजल्ट परीक्षा के कुछ सप्ताह बाद ही आ जाएगा। और जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं इसमें वो अपना सही समय पर फॉर्म भर दे। मैं तो कहता हूँ आज ही अपना फॉर्म भर दे। और इसमें कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो OTET 2 कैटेगरीज में होगा। कैटेगरी A जो पहला पेपर होगा वो उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो पढ़ाना चाहते हैं क्लास 1 से क्लास 5 तक। वो DEIED, BEIED या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। और कैटेगरी B जो दूसरा पेपर होगा वो होगा जो पढ़ाना चाहते हैं 6 से 8वीं कक्षा तक। वो ग्रेजुएशन होने चाहिए, BEd क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए और स्पेशल एजुकेशन BEd कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आवेदन आपको करना है, फॉर्म कैसे भरना मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के तरीके, सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है जो है उड़ीसा का बोर्ड, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। OTET 2026 अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स अपनी भर देनी है, एजुकेशनल डिटेल भर देनी है। फिर उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको पे कर देनी है और फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। फाइनल प्रिंट आउट आपको जो है उसे सेफ रखना है बहुत
अच्छे तरीके से, तभी आप पेपर दे पाओगे। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको बता देता हूँ। कैटेगरी के अनुसार फ़ी अलग अलग है। जनरल कैटेगरी में जो फीस आपकी होगी वो होगी 500 से 600 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी में होगी आपकी 300 से 400 रुपये। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार जो फ़ी है वो कंफर्म करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ओटीईटी एग्जाम 2 पेपर में होगा, पेपर 1 पेपर 2, दोनों पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट स्टडीज पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल मीडिया ये होने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट नॉलेज, क्लासरूम बिहेवियर। आपके सिलेबस के अनुसार आपको सिलेबस रहेगा और तैयारी आप इस हिसाब से कर लेना। और एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इन 5 टॉपिक्स पर अच्छे से काम करते हो। तो ओटीटी पास करने से आपको जो फायदे मिलेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। आपकी कैरियर की स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, प्राइवेट स्कूल एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट टीचर एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, और टीचिंग प्रोफेशन में आपको एंट्री काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। ओटीईटी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहेगा आपका, और आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो सॉल्व करने हैं, पेडागोगिक स्ट्रॉन्ग आपको मजबूत करनी है, अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, मॉक टेस्ट देने और डेली रिवीजन करना है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ते रहना है, ये बहुत जरूरी है। आप पूरी तरीके से क्रैक कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो। ओटीटी 2026 के लिए आपका आवेदन आज 26 मार्च से शुरू हो चुका है। टीचर बनने का सपना देख रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तो चलिए दर्शकों, रुक करते हैं 5वीं सबसे बड़ी खबर का। हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में भारत के कुछ संस्थानों में जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, यानी आईआईटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्लानी, ये दुनिया के टॉप 50 सब्जेक्ट रैंकिंग में जगह बना रहे हैं। और क्यूएस रैंकिंग के बारे में आपको बता देता हूं। क्वेरेलिस सिमोंड्स, ये एक इंटरनेशनल एजुकेशन एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल दुनिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हर साल जारी करते हैं। क्यूएस रैंकिंग 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है रीजनल रैंकिंग, एक ओवरऑल रैंकिंग और एक सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग। सब्जेक्ट रैंकिंग बहुत ज्यादा अहम होती है क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस अलग अलग मापी जाती है अलग अलग तरीके से, और भारत के 6 संस्थान ने दुनिया की टॉप 50 सब्जेक्ट रैंकिंग में जगह बनाई है। कई तो आईआईटी हमारे संस्थान है, जो हमारी आईआईटी है वो उसके जो कॉलेज हैं बड़े बड़े कई इसमें ये हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हमारी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्लानिंग, ये वो संस्थान जिन्होंने इंजीनियर डेवलपमेंट स्टडी और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े सब्जेक्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। भारत की ग्लोबल एकेडमिक प्रेजेंस को लगातार मजबूती मिल रही है। और जो इस साल का ये जो आईआईटी हमारे कॉलेज है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, इन संस्थानों ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा मजबूत अपनी जो पहचान है उसे स्ट्रॉन्ग दिखाया है, उसे अलग लेवल पर दिखाया है। इनमें से कुछ आईआईटी जो इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी संस्थान है, वो दुनिया की टॉप 50 सब्जेक्ट रैंकिंग में जगह बनाकर भारत के एकेडमिक रेपुटेशन को बहुत ज्यादा आगे ले गए हैं। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सोशल साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग अपनी रेपुटेशन बनाई है। क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डेवलपमेंट स्टडीज सब्जेक्ट में ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हासिल किया है। भारत सिर्फ इंजीनियरिंग में ही नहीं बल्कि सोशल साइंस में काफी ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्लानी, भारत एक लीडिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और ये ग्लोबल लेवल पर अपनी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रेजेंस इसने काफी ज्यादा बढ़ाई है। क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग में इसकी एंट्री काफी ज्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण हो चुकी है। भारत के प्राइवेट जो हमारे संस्थान है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसके पीछे रिसर्च आउटपुट में काफी ज्यादा हमारी ग्रोथ देखी गई है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बढ़ा है हमारा, और एम्प्लॉयर रेपुटेशन इसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ है। और भारत के लगभग 44% रैंक्ड प्रोग्राम ने इस साल रैंकिंग अपनी बहुत जो है उसमें सुधार किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और हम ग्लोबल लेवल पर इसकी तुलना करें तो हमारी जो टॉप पोजिशन है और जो यूनिवर्सिटीज हैं, MIT
यूनिवर्सिटी जो है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अपनी डोमिनेंस बनाए हुए हैं अच्छे तरीके से। एशियन यूनिवर्सिटीज की प्रेजेंस काफी ज्यादा फास्टली ग्रोथ कर पा रही है, भारत की दिशा भी उसी तरफ बढ़ रही है। और जो इस रैंकिंग का स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। हायर ग्लोबल रिकॉग्निशन, रिसर्च एक्सपोजर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन स्टूडेंट अट्रैक्शन। भारतीय यूनिवर्सिटीज भी अब ग्लोबल एजुकेशन मैप पर काफी तेजी से काफी फास्टली ग्रोथ कर पा रही हैं। भारत एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन पाएगा आने वाले समय में। और इसी तरह रिसर्च पे अगर इन्वेस्ट किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ग्लोबल एजुकेशन हब बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता। क्यूएस सब्जेक्ट रैंक 2026 में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिले हैं भारत के। क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी दुनिया की टॉप 50 सब्जेक्ट रैंकिंग में शामिल हो चुके हैं। भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। छठी बड़ी खबर का फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में त्योहारों के कारण आज कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेडिंग टाइमिंग पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बेस मेटल, सिल्वर, गोल्ड जैसी बड़ी बड़ी कमोडिटीज में ट्रेडिंग सेशन काफी ज्यादा आज उन पर असर देखने को मिल सकता है। सबसे जो कमोडिटी मार्केट ऑपरेट है वो कैसे करता है भारत, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये इन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की जाती है। प्रीशियस मेटल, बेस मेटल्स, एनर्जी कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज। कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट से अलग होता है, ये ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है और ट्रेडिंग टाइमिंग भी इसकी पूरी तरीके से अलग है। और त्योहारों के कारण ट्रेडिंग टाइम पूरी तरीके से बदल चुका है। इसके 3 कारण है सबसे बड़े। एक तो लिक्विडिटी कम होना, त्योहार के दौरान ट्रेडर्स एक्टिव नहीं है और जिससे कि मार्केट लिक्विडिटी वो कम हो रही है और वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और एक है नेशनल हॉलिडे कैलेंडर। भारत में बड़े त्योहारों को ट्रेडिंग हॉलिडे माना जाता है। दिवाली, होली, रामनवमी, इंडिपेंडेंस डे, इन दिनों मार्केट टाइमिंग पूरी तरीके से बदल दी जाती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट अलाइनमेंट। कमोडिटी मार्केट ग्लोबल सिग्नल्स पर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, इसलिए कई बार मॉर्निंग सेशन पूरी तरीके से बंद हो जाता है और इवनिंग सेशन खुला रहता है। और जो ट्रेडिंग टाइमिंग है उसको वो चेंज होने का असर पूरी तरीके से सिल्वर ट्रेडिंग, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग, बेस मेटल ट्रेडिंग, नेचुरल गैस ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, इन सभी पर देखने को मिलता है। जब मॉर्निंग का जो सेशन है वो बंद रहता है और रात का सेशन खुला रहता है, तब ट्रेडर्स इंटरनेशनल मार्केट मूवमेंट पर रिएक्शन दे सकते हैं। और कमोडिटी मार्केट एक खास ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है इसकी। और ग्लोबल इंटीग्रेशन, भारत का कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ है। यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट। जब डोमेस्टिक हॉलिडे होता है तो सुबह का जो सेशन वो बंद कर दिया जाता है, रात का सेशन पूरी तरीके से खुला रखा जाता है। और इंटरनेशनल ये इसलिए रखा जाता है जिससे कि इंटरनेशनल अलाइनमेंट बना रहे हमारा। और जो टाइमिंग जब बदल दी जाती है उससे ट्रेडर पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। पोजीशन मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाती है ट्रेडर्स के लिए। ग्लोबल सिग्नल का इमीडिएट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है और रात के सेशन में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जो प्रो ट्रेडर्स है वो इस समय एक्सपोजर अपना कम रखते हैं। और गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर्स के लिए जो जब समय चेंज होता है, जब टाइमिंग बदल दी जाती है, तो प्रीशियस मेटल ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल पर काफी ज्यादा इन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन डाटा, डॉलर इंडेक्स, सुबह के सेशन के बंद होने से ये रिएक्शन काफी ज्यादा मतलब इसका रिएक्शन पड़ता है, ये डिले कर दिया जाता है। रात के सेशन में वॉलेटिलिटी स्पाइक देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। और कच्चा तेल, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग पूरी तरीके से ग्लोबल सप्लाई डिमांड पर जो निर्भर होती है। रात का सेशन अगर खुला रहता है और ये इसके लिए बहुत जरूरी भी है, यूएस मार्केट मूवमेंट उसी समय आता है और ट्रेडर्स उसी समय अपनी पोजीशन एडजस्ट कर पाते हैं। और इक्विटी मार्केट पूरी तरह बंद नहीं रहता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट पार्शियली ओपन रहता है। वो किस लिए? क्योंकि इक्विटी मार्केट डोमेस्टिक इकोनॉमी पर काफी ज्यादा निर्भर है और कमोडिटी मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी पर निर्भर है। इसलिए कमोडिटी मार्केट फ्लेक्सिबल टाइमिंग अपनी पूरी तरीके से फॉलो करता है, उन्हें फॉलो करता है अच्छे तरीके से। और इस जो हॉलीडे ट्रेडिंग उसके दौरान ट्रेडर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी मैं बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है, ग्लोबल फ्यूज मॉनिटर आपको करनी है पूरे तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, पोजीशन साइज आपको कम रखनी है। स्ट्रेटेजी लूजेस से बचने में आपको मदद करेंगे काफी ज्यादा। भारत में त्योहारों के कारण कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग टाइमिंग बदलना एक आम बात है। इसका उद्देश्य मार्केट स्टेबिलिटी बनाए रखना है और इंटरनेशनल अलाइनमेंट बनाए रखना है। रुक करते हैं साथ ही सबसे बड़ी खबर का। पूरी दुनिया इस समय मध्य पूर्व
पे नजर टिका के बैठी है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे ऊर्जा बाजार पर इसका असर पड़ रहा है और ऑयल सप्लाई पूरी तरीके से डिसरप्टेड है। और ये तनाव अगर और भी ज्यादा बढ़ता तो ये सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी और जो शिपिंग रूट है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा। मध्य पूर्व पूरी दुनिया का एक एनर्जी हब माना जाता है। ईरान, इराक, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। मध्य पूर्व में कोई भी अगर तनाव चलता है या कोई भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ देखी जाती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार दुनिया का सीबोर्ड ऑयल ट्रेड का लगभग 25% हिस्सा एक ही समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इन रास्तों में कोई बाधा आती है तो ग्लोबल सप्लाई एकदम से प्रभावित हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता ही नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की एक लाइफलाइन है। हर दिन एक 20 मिलियन बैरल ऑयल इसी रूट से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है, बहुत छोटा समुद्री रास्ता है। यहीं से 20 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल डेली गुजरता है। और मध्य पूर्व के तनाव के चलते इस रूट पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। टैंकर ट्रैफिक कम हो चुका है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुकी है। अल्टरनेट रूट यहाँ पे ढूंढे जा रहे हैं। कंट्री अपने अल्टरनेट रूट ढूंढ रही है जिनके कारण महंगाई बढ़ रही है। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है जो वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। ये रूट अगर बंद कर दिए जाते तो ऑयल की जो कीमत है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएंगी। मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है उसका असर सबसे पहले पड़ता है तो वो क्रूड ऑयल पर पड़ता है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 रुपए प्रति बैरल, मतलब कि 100 रुपए नहीं, $100 प्रति बैरल के ऊपर तक जा चुका है। कुछ मानना है कि जो वर्स्ट केस है उसमें जो ऑयल प्राइस है वो $150 प्रति बैरल तक भी जा सकता है, यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा। सप्लाई डिसरप्टेड रिस्क बना हुआ है। रिफाइनरी शट डाउन हो चुके हैं, टैंकर मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी तरीके से बन रही है। आईईए के अनुसार गल्फ देशों में प्रोडक्शन में काफी ज्यादा कटौती देखने को मिल रही है। और क्राइसिस 1970 जो ऑयल शॉक जैसा प्रभाव भी यहाँ पे आ सकता है। जैसा 1970 में क्राइसिस आया था मध्य पूर्व में तनाव कारण ऐसा भी हो सकता है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई हिस्टोरिक डिस्ट्रप्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। फ्यूल प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और परिवहन महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और यहाँ से सिर्फ ये असर ऑयल पर ही नहीं बल्कि एलएनजी पर भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ग्लोबल एलएनजी भी गुजरती है। ये भी यहाँ से व्यापारिक तरीके से गुजारी जाती है। और एशिया और यूरोप दोनों एनर्जी क्राइसिस का ये बहुत बड़ा सामना करेंगे। और शिपिंग इंश्योरेंस की जो कीमतें वो भी बढ़ चुकी हैं। ग्लोबल फ्रेट चार्ज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कोई क्राइसिस आता तो भारत अपनी जरूरत का, मैं आपको बता दूं, 85% तेल इसी जगह से आयात करता है, मध्य पूर्व से ही। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से ही आता है। और सप्लाई अगर कोई बांधा आती, सप्लाई चेन अगर प्रभावित होती है, पेट्रोल कीमतें बढ़ेंगी, एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी कीमतें बढ़ेंगी और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से भारत का 35 से 40% तेल इंपोर्ट होता है। भारत इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो भारत पर पड़ेगा। क्राइसिस का असर सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट, शिपिंग इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इन पर भी पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार मध्य पूर्व कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल कॉस्ट को एक लंबे समय तक ये प्रभावित कर सकता है। और जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ये तनाव कम होता है तो ऑयल प्राइस पूरी तरीके से संतुलित हो पाएंगे और शिपिंग अगर यहाँ पे धीमी रहेगी तो प्राइस वॉलेटाइल रहेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पूरी तरीके से आ जाएगा। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। शिपिंग रूट्स, महंगाई, ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सभी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुक करते हैं 8वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दुनिया में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये व्हाइट हाउस में आयोजित एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के दौरान एक मल्टी लिंगुअल ह्यूमनॉइड एआई रोबोट पेश किया गया जिसने दुनिया भर के नेताओं और बड़े बड़े साइंटिस्ट पर अपनी जो ध्यान है वो उसकी ओर खींच दिया है। व्हाइट हाउस में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के दौरान एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट को इंटरनेशनल डेलीगेट्स के सामने प्रस्तुत किया गया।
ये रोबोट इंसानों की तरह चलता है, बातचीत करता है, गेस्चर समझ सकता है और कई भाषाओं में बोल भी सकता है। रोबोट ग्लोबल एजुकेशन और डिजिटल कोलैबोरेशन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से इसे पेश किया गया है। और एआई सिर्फ मोबाइल ऐप्स और चैटबॉट तक ये सीमित नहीं रहा है, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन में ये प्रवेश कर चुका है। और मल्टीलिंगुअल रोबोट काफी ज्यादा खास बन चुका है, दुनिया भर में ये हजारों भाषाएं बोलने वाला ये रोबोट बन चुका है। कम्युनिकेशन ग्लोबल कोलैबोरेशन की सबसे बड़ी इस समय जरूरत है, अलग अलग देशों के लोगों से संवाद इससे किया जा सकता है, डिप्लोमेसी में काफी ज्यादा मदद करेगा, कस्टमर सर्विस इससे पूरी तरीके से बदल जाएगी और एजुकेशन एसएसवी से बढ़ पाएगा। और टेक्नोलॉजी फ्यूचर ग्लोबल कम्युनिकेशन का एक नया मॉडल ये बन पाएगा। ह्यूमनॉइड एआई रोबोट्स के अंदर कई एडवांस टेक्नोलॉजी काम करती हैं, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, मोशन कंट्रोल सिस्टम। इन टेक्नोलॉजी की मदद से ये रोबोट बन पाया है और लोगों को ये पहचान सकता है, अच्छे तरीके से गेस्चर इंटरप्रेट कर सकता है, उनकी आवाज समझ सकता है, इंसानों के और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही जवाब भी देगा। ये एक प्रोग्राम्ड मशीन है, ये एक अडेप्टेटिव इंटेलिजेंट सिस्टम है। और व्हाइट हाउस जैसे बड़े बड़े हाई लेवल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर ह्यूमनॉइड रोबोट की प्रेजेंटेशन एक सिंबॉलिक इवेंट भी मानी जा रही है। टेक्नोलॉजी अब डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बल्कि एक्सपर्ट से मान पा रहे हैं कि फ्यूचर में भविष्य में रोबोट ट्रांसलेशन सपोर्ट देंगे, इंटरनेशनल समिट में अपना असिस्ट करेंगे और डाटा ड्राइवर पॉलिसी सपोर्ट करेंगे। ग्लोबल गवर्नेंस का एक नया इरा ये शुरू हो सकता है। इस रोबोट को खासतौर पर एजुकेशन इनिशिएटिव से जोड़ा गया है। फ्यूचर जो भविष्य में क्लासरूम ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे उनसे जोड़ा गया है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग ये देगा, मल्टीलिंगुअल टीचर ये बन पाएगा और रिमोट एजुकेशन इंप्रूव इससे बहुत ज्यादा हो पाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए गेम चेंजर होने वाला है। ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि कई इंडस्ट्रीज में होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सपोर्ट, हेल्थ केयर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, इन सभी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आज दुनिया की कई कंपनी ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप कर पा रही हैं, ऑटोमेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं और रोबोट्स इंसानों की जॉब रिप्लेस कर देंगे पूरी तरीके से। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कुछ जॉब जरूर बदल जाएंगी, इनके आते ही नई जॉब्स इससे पैदा हो पाएंगे। एआई इंजीनियर, रोबोट ट्रेनर्स, ऑटोमेशन सुपरवाइजर्स, ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन स्पेशलिस्ट। फ्यूचर जॉब मार्केट कंप्लीटली पूरी तरीके से बदलने वाली है। भारत पर इसका असर देखने को मिलेगा। भारत जैसे बड़े देश के लिए ह्यूमनॉइड एआई रोबोट्स एक बड़ा अवसर का मौका हो सकता है, एक अवसर का क्षेत्र हो सकता है। आईटी सेक्टर में से काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिलेगा। ही एआई रिसर्च तेजी से बढ़ पाएंगे और रोबोटिक स्टार्टअप्स काफी तेजी से ऊपर जा पाएंगे। भविष्य में भारत ह्यूमनॉइड रोबोट्स इकोसिस्टम का एक बड़ा प्लेयर बन पाएगा और आने वाले 10 से 15 सालों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ऑफिस, होम, स्कूल, हॉस्पिटल हर जगह आपको दिखाई देने वाले हैं, हर जगह काम करेंगे। व्हाइट हाउस इवेंट में मल्टीलिंगुअल ह्यूमनॉइड रोबोट की प्रेजेंटेशन में ये जो भविष्य है उसकी ओर इसने काफी ज्यादा संकेत किया है कि ऐसा हो पाएगा। व्हाइट हाउस के प्रोग्राम में मल्टीलिंगुअल ह्यूमनॉइड एआई जो रोबोट है उसकी प्रस्तुति सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमो नहीं बल्कि दुनिया एक नए ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन एरा की ओर बढ़ती दिख रही है। दर्शकों रुक कर लेते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपडेट एक बड़ी सामने आ रही है। कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के एप्लीकेशन फॉर्म अभी जारी कर दिए गए हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट लेवल रिक्वायरमेंट एग्जाम, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ऐसे एग्जाम लाखों छात्रों के लिए कैरियर के लिए एक अवसर हो सकते हैं और स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना और डेडलाइन मिस ना करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइमिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो पाती है। और टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम टीईटी मतलब टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भारत में टीचिंग कैरियर शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता ये माने जा रहे हैं। इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में आप जॉब पा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। टीचिंग सेक्टर आज भी भारत में सबसे ज्यादा संतुलित कैरियर ऑप्शन एक माना जाता है और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की हर साल लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट और कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, मगर हाल में यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम शेड्यूल, एप्लीकेशन डेट्स, एडमिशन गाइडलाइन, इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहे और इंपोर्टेंट अपडेट बिल्कुल पूरी तरीके से मिस ना करें। और ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है और सब्जेक्ट वाइज ग्लोबल रैंकिंग में भारत के कई बड़े संस्थानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, आईआईटी ने टॉप 50 सब्जेक्ट रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। ये अचीवमेंट ये दिखा रही है कि भारत की जो हायर एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल लेवल है वो काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। इसका फायदा भारतीय छात्रों को फ्यूचर में प्लेसमेंट, इंटरनेशनल एक्सपोजर में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इन अपडेट का स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। जरूर हम दावा कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी पर इनका असर देखने को मिलेगा और बेटर कैरियर प्लानिंग आपको मिलेगी, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, इंप्रूव्ड प्लेसमेंट के
मौके मिलेंगे और रिसर्च के लिए अवसर होंगे, आपके पास रिसर्च के लिए मौके होंगे। और स्टूडेंट के लिए यह समय तैयारी का है और एक सही प्लानिंग का। एजुकेशन सेक्टर पूरी तरीके से भारत का बदल रहा है और ट्रेडिशनल जो कैरियर है हमारा, उसके अलावा नए कैरियर के ऑप्शन सामने आ रहे हैं। डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स। इन फील्ड में फ्यूचर की जो मौके हैं, फ्यूचर के जो अवसर है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट को स्किल बेस्ड लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए पूरी तरीके से। और आप कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपना डेली स्टडी प्लान बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए। करंट अफेयर्स अपनी काफी ज्यादा मजबूत रखिए, उस पर काम कीजिए। और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रामबाण है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आने वाले सालों में एजुकेशन सेक्टर काफी ज्यादा बदलने वाला। डिजिटल क्लासरूम, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एआई बेस्ड लर्निंग, ग्लोबल कोलैबोरेशन प्रोग्राम, इन बदलावों से स्टूडेंट को ज्यादा अवसर मिल पाएंगे। शिक्षा और करियर सेक्टर से जुड़ी ये सभी अपडेट छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इमर्जिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज ये छात्रों के जीवन में एक नया उत्साह भर के लाएंगी। दोस्तों, रुक करते हैं 10वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। फुटबॉल टूर्नामेंट FIFA वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है लोगों में। और FIFA वर्ल्ड कप 2026 इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है। पहली बार 32 की जगह 48 टीमें यहाँ पे खेलेंगी और बहुत से अलग नए नए देशों को यहाँ पे अवसर मिलेगा। नए फुटबॉल मार्केट्स खुलने वाले हैं। ग्लोबल कंपटीशन और टफ बहुत ज्यादा ये होने वाला है। टूर्नामेंट की जो मेजबानी वो 3 देश मिलकर करेंगे, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा। तीनों होस्ट कंट्रीज ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुके हैं और 42 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हैं और 6 फाइनल स्लॉट्स अभी बाकी हैं जिन्हें तय करने के लिए प्लेऑफ्स चल रहे हैं। अभी भी यूरोपियन प्लेऑफ्स, इंटरकंटिनेंटल प्लेऑफ्स और ये ही तय कर पाएंगे आखिरी टीम कौन सी होगी। UEFA प्लेऑफ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होने वाला है। यूरोपियन क्वालिफायर्स हमेशा सबसे टफ माने जाते हैं। 16 टीमें इसमें लड़ रही हैं सिर्फ 4 स्लॉट्स के लिए। प्लेऑफ में ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग टीम भी शामिल है। कुछ बड़ी टीम वर्ल्ड कप से बाहर भी हो पाएंगी और क्वालिफायर को एक्साइटिंग ये काफी ज्यादा बन पाएगा इस समय। और जो इंटरकंटिनेंटल प्ले ऑफ है उसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया और एशिया की टीमें इन मैचेस में 2 टीम क्वालिफाई करेंगी। ये कंपटीशन है काफी ज्यादा टफ होने वाला है। और ये एक ऐसी टीम है जहां अंतिम दौर में जगह बनाने के लिए ये सभी लड़ रही हैं। यूरोपियन रनर अप टीम ये अंतिम दौर में जगह बनाने के लिए लड़ पा रही है। अफ्रीकन ग्रुप रनर अप, एशिया प्ले ऑफ कंटेंडर्स और CONCACAF प्ले ऑफ टीम। और इन मुकाबलों में अक्सर अंडरडॉग टीम सरप्राइज रिजल्ट दे पाएंगी। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सबसे बड़ी खासियत यही है। और वर्ल्ड कप जो एक्सपेंशन है उसके कारण कई देशों को यहाँ पे मौका मिल रहा है। देश पहली बार क्वालिफाई करने के बहुत ज्यादा करीब है। जो पहली बार इसे क्वालिफाई कर पाएंगे वो है केप वर्ड, जॉर्डन, सूरेकौ और उज्बेकिस्तान। ये क्वालिफाई करना ग्लोबल फुटबॉल एक्सपेंशन का काफी ज्यादा अच्छा संकेत माना जा रहा है। फुटबॉल ट्रली ग्लोबल स्पोर्ट बनता जा रहा है पूरी तरीके से। और भारत इसमें क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। इंडिया ने क्वालिफायर में अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है मगर फाइनल क्वालिफिकेशन राउंड अभी तक भारत नहीं वहां तक पहुंच पाया, नहीं हासिल कर पाया है। मगर इंडियन फुटबॉल लगातार अपना सुधार में लगी हुई है और फ्यूचर में क्वालिफाई होने के चांस काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। और फाइनल क्वालिफिकेशन मैचेस हमेशा ड्रामेटिक होते हैं। इन मैचेस में लास्ट मिनट गोल, हिस्ट्रिक अपसेट्स, पेनल्टी शूटआउट सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। फैंस क्वालिफायर्स को भी फाइनल जितना पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। और इसमें यूरोप से 4 टीम, इंटरकंटिनेंटल प्लेऑफ से 2 टीम क्वालिफाई करेंगी। और इसके साथ ही वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल लिस्ट पूरी हो पाएगी और काउंटडाउन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। फुटबॉल की सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है, कि फुटबॉल का सबसे बड़ा त्योहार ये माना जा रहा है। तो ये हमने बताई आपको आज की 10 बड़ी खबरें। ये खबरें आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते एक और नई बड़ी अपडेट के साथ और एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।